हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब? और इसी के साथ आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। एक बार सभी बताएंगे आपको ऑडियो और वीडियो यहाँ पर क्लियरली आ रहा है, सभी को प्रॉपर्ली सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। आज बात करने वाले हैं आपके बाकी के कोशिकांग के बारे में। जैसे हमने पिछली क्लास में आपके बॉडी के अंदर जो छोटे छोटे से सेल्स होते हैं, उन सेल की प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका भित्ति के बारे में बात की थी, यानी कि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के ऊपर डिस्कशन किया था। क्या डिफरेंस होता है एक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के अंदर। और वहीं हमने शुरुआत की थी न्यूक्लियस के बारे में, यानी कि केंद्रक के बारे में। तो वहां तक सब कुछ क्लियर था। एक बार मुझे जल्दी से बता देंगे। एंड इसी के साथ आज न्यूक्लियस को ही शुरू करते हैं, जो आपको स्क्रीन पर ये दिखाई दे रहा है, बिल्कुल बीचों बीच में बैठा हुआ। इसी को केंद्रक यहाँ पर कहा जाता है। सभी को सब कुछ क्लियर है? चलो भाई, आ गए हो सभी? गुड मॉर्निंग। चलिए, अच्छा साउंड सबको क्लियर आ रहा है? चलो चलो, अभी आवाज क्लियर है? ठीक है। चलो बच्चों, अभी आवाज क्लियर आ रही है? किसी को कोई आवाज डबल तो नहीं आ रही है? मुझे नहीं लगता अभी कोई प्रॉब्लम हो रही होगी। चलो तो शुरू करते हैं। केंद्रक के बारे में लिखेंगे आज। अभी तो वॉइस सबको क्लियर आ रही है? अभी कोई समस्या तो नहीं है वॉइस की? चलो अब ठीक है। तो अगर मैं केंद्रक की बात करूं तो इसी को कहा जाता है ब्रेन ऑफ द सेल। ठीक है। इसका मुख्य काम रहता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यह नियंत्रण का कार्य करता है, यानी कि सारा कुछ मैनेज कंट्रोल यही करेगा। यहाँ पर रॉबर्ट ब्राउन थे जिन्होंने इसकी खोज करी। इसी के साथ अगर आप देखेंगे, केवल एक ही न्यूक्लियस आपका उपस्थित होता है। एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस। एक कोशिका में एक ही केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, एक कोशिका के अंदर एक ही केंद्रक जो है वो यहाँ पर पाया जाता है। मैम ये, अच्छा ऐसा कुछ है क्या? चलो कोई बात नहीं, इसको ठीक करवा देंगे। इसको ठीक करवा देंगे। अभी के लिए आप इस क्लास को कर लो। ठीक है भाई, अभी के लिए क्लास कर लो, इसको ठीक करवा देंगे बाद में।
अनूप गोस्वामी, ठीक है। चलिए, तो ये कहलाता है आपका ब्रेन ऑफ द सेल, इसको नोट करेंगे। एक कोशिका के अंदर एक ही केंद्रक जो है वो उपस्थित होता है। चलो बेटा, पैराजम्बल ना ये गलती से हो गया होगा, एक बार मैं इसको ठीक करवा दूंगी। क्लियर है सबको, लिखा है यहाँ पर। अगला यहाँ पर नोट करेंगे, इसी न्यूक्लियस के पास अपना खुद का डीएनए भी उपस्थित होता है। ठीक है, इसी न्यूक्लियस के पास अपना खुद का डीएनए पाया जाता है। चलिए, कंटेन्स ओन डीएनए, इसके पास अपना स्वयं का डीएनए उपस्थित होता है। डीएनए जो कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, एक आनुवंशिक पदार्थ है। 10% ऑफ द सेल, इतना भाग ये लेकर के रखता है। ये है कोशिका का 10% भाग लेता है। इसी के साथ अगला पॉइंट, ये डबल लेयर स्ट्रक्चर है। डबल लेयर सेल ऑर्गेनेल, यह है दोहरी झिल्ली बाधित कोशिकांग है। यहाँ जो द्रव्य होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इन न्यूक्लियस आप लिख सकते हैं केंद्रक के अंदर द्रव्य केंद्रक द्रव्य के नाम से जाना जाता है। क्लियर? आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हो कि अगर हम ये पूरा एक सेल लेकर के चल रहे हैं तो सेल के अंदर भी डबल लेयर वाला, मतलब इस न्यूक्लियस के बाहर भी दोहरी झिल्ली दिखाई देती है। समझ पा रहे हो? ये 2 लेयर्स हैं, इसके अंदर आपको नजर आएगा ये बैठा हुआ डीएनए, और यहाँ पर जो भी लिक्विड भरा हुआ होगा पूरे हिस्से में, उस लिक्विड को हमने नाम दिया है न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी कि केंद्रक द्रव्य। इसके अलावा जो बाहर की तरफ उपस्थित था उस द्रव्य को हमने नाम दिया था साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य के नाम से। ये दोहरी झिल्ली बाधित स्ट्रक्चर दिख रहा है। रोशनी इसको ठीक करा देंगे, ठीक है, इसको ठीक करा देंगे बच्चे, अभी आप क्लास ले लो। लिखा सबने यहाँ तक? हाँ भाई, लिख लिया सबने? चलो, ऐसी जब हम आरबीसी की बात करते हैं, हमारे लाल रक्त कणिकाएं होते हैं, वो आरबीसी जब मच्योर होते हैं ना तो उसके पास न्यूक्लियस नहीं होता। देखो, मान के चलो कि हर सेल के पास न्यूक्लियस है, हर कोशिका के पास न्यूक्लियस है,
मैंने कहा हर सेल में एक न्यूक्लियस उपस्थित होता है, लेकिन जो आरबीसी हमारे मैच्योर हो जाते हैं, परिपक्व आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं हमारे शरीर में होते हैं ना, उसके पास न्यूक्लियस नहीं होता। लेकिन यही आरबीसी जब इमैच्योर होते हैं तब इनके पास न्यूक्लियस उपस्थित होता है। तो आप लिख सकते हो कि जो मैच्योर आरबीसी है, यानी कि परिपक्व, जो पूरा मैच्योरिटी यहाँ पर दिखा चुका है, वो बन जाते हैं ई न्यूक्लिएटेड। ई न्यूक्लिएटेड मतलब ई मतलब इसकी एब्सेंस हो गई, यहाँ पर न्यूक्लियस नहीं है। और यहीं अगर वो पूछे इमैच्योर आरबीसी में, तो बता देना कि वो कैसी होती है, न्यूक्लिएटेड होती है। जो आपकी इमैच्योर होगी वो न्यूक्लिएटेड होगी, मतलब उसके पास केंद्रक उपस्थित होता है। ठीक है, यहाँ पर लिखिएगा इस पूरे भाग का एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है, कि सारी आरबीसी जो होती है, सबकी आरबीसी, मैच्योर आरबीसी ई न्यूक्लिएटेड होती है। ठीक है, लेकिन अगर मैं एक्सेप्शन की बात करूं तो भैया कैमल, ऊंट प्लस लामा, ये दो जीव ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्या नहीं होती, जिनके अंदर मैच्योर आरबीसी जो है वो आपको दिखाई नहीं देती। मतलब जिनके पास आपकी मैच्योर आरबीसी जो होती है वो न्यूक्लिएटेड होती है, बाकी सब में तो ही न्यूक्लिएटेड है ना। इन दोनों की आरबीसी कैसी होगी, न्यूक्लिएटेड दिखाई देगी। कई बार पूछा गया सवाल है ये, कई बार पूछा गया सवाल, देखा जाएगा। क्लियर है सबको? तो भाई इसे कहते हैं केंद्रक, और इसी केंद्रक के अध्ययन को नाम दिया जाता है कैरियोलॉजी। एक बार एक थम्स अप का साइन शेयर करो, सबने नोट कर लिया, लिख रहे हो, नोट्स बना रहे हो कि नहीं भाई, नोट्स बना रहे हो कि नहीं, जल्दी जल्दी से बताओ एक बार। डीएनए बेटा न्यूक्लियस में भी होता है, इसके अलावा अगर हम बात करें, आपके दो और हिस्सों में पाया जाता है जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे, कि वो आपके प्लास्टिड्स के पास भी होगा और आपके सूत्रकणिकाओं यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी होगा। तो ये हमारा न्यूक्लियस था, लिख लेना इसके स्टडी को, यहीं पे नोट कर लेना, इसकी स्टडी को यानी कि इसके अध्ययन को कहते हैं कैरियोलॉजी। कैरियो शब्द जहां दिख जाए समझ जाना हम किसकी बात कर रहे हैं, केंद्रक की बात कर रहे हैं। केंद्रक से संबंधित आपकी कहानी जो है चल रही है, इसको कैरियोलॉजी यहाँ पर कहा जाता है। स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का अध्ययन यहाँ पर देखा जाता है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस है, बीच में स्ट्रक्चर आपका बैठा हुआ है, बिल्कुल मध्य के अंदर ये दिखाई देता है। इसी न्यूक्लियस के ऊपर छोटे छोटे से आप देखेंगे तो कुछ छिद्र होते हैं, जिसके रास्ते से आपका जो भी मटेरियल है वो अंदर जाएगा या बाहर आएगा, बिल्कुल सेंटर वाला भाग है। ठीक है, ये आप देख पा रहे हो, इसकी पूरे न्यूक्लियस की सतह पर क्या है, छोटे छोटे से छिद्र दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे से पोर्स हैं जिनके रास्ते कोई भी चीज अंदर जा रही है या बाहर की तरफ आती है। और अगर मैं इसके अंदर देखूं, मतलब ये पूरा आपका हिस्सा, आपने बोला कि मैडम ये हमारा न्यूक्लियस है, समझो जरा बात को, ये पूरा हिस्सा तुम्हें न्यूक्लियस का दिख रहा है, इस न्यूक्लियस के अंदर ये जो स्पाइरल स्पाइरल दिख रहे हैं ये डीएनए है इसके, ये बीच वाले हिस्से को हम नाम देते हैं न्यूक्लियोइड। ठीक है, और यही डीएनए जो होता है इसके अंदर हमारी सबसे छोटी इकाई आनुवांशिक पदार्थ की, जिसको जीन कहा जाता है, वो उपस्थित होती है। वही जीन आपकी सभी आनुवांशिक सूचनाओं को लेकर के जाती है और आगे आपके पीढ़ी दर पीढ़ी जो जनरेशन है उसमें पहुंचाने का काम करती है। कोई समस्या? हाँ भाई, वीडियो सबको दिख रही है, चल रही है, सब कुछ क्लियर है? चलो मंगेश, ऑल द वेरी बेस्ट। तो इसी के साथ ये हमारा डीएनए हुआ। अगला कोशिकांग देखते हैं बच्चों, जिसको कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया।
अब सेल के अंदर जैसे हम बात कर रहे हैं लगभग ढेर ढेर सारे माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं, या मैं कहूँ बहुत सारे अलग अलग कोशिकांग हैं। उन्हीं में एक छोटा सा कुछ ऐसा दिखने वाला, ये बर्गर हॉट डॉग जैसा नहीं दिख रहा आपको जो आप खाते हो, उस जैसा दिखने वाला एक कोशिकांग नजर आ रहा है। इसको नाम देते हैं सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया। आप देखेंगे कुछ ये रूप ये लेकर के रखता है, बहुत सारी संख्या इसकी हमें सेल में दिखाई दे जाएगी। केवल ऐसा नहीं है जैसे एक न्यूक्लियस सेल में होता है, ऐसे ये भी एक ही होगा। ये आपको 3-4 अलग अलग भी दिखाई देंगे। इसमें एक ऊपर की लेयर दिख रही है, ये पूरा जो इसको कवर करके रखा हुआ है, और एक इसकी अंदर की झिल्ली है जो कि मुड़ी हुई आपको दिख पा रही है। ये 2 लेयर इसके अंदर भी उपस्थित होती हैं, जैसा हमने न्यूक्लियस के अंदर पढ़ा है। तो इसका नाम लिखेंगे भैया सूत्रकणिका। अगला कोशिकांग है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। सूत्रकणिका, इस सूत्रकणिका को और कई नामों से जाना जाता है, यानी कि एनर्जी करेंसी के नाम से, पावर हाउस के नाम से, ठीक है, कोई बैटरी कह देता है इसको, इन्वर्टर कह देता है, ऊर्जा संयंत्र, ऊर्जा घर, मतलब ये अलग अलग नामों से यहाँ पर जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसका मेन काम क्या होता है? एनर्जी प्रोडक्शन का, एनर्जी से ही संबंधित काम इसका यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, इसको हम यहाँ पर नाम देते हैं, ये हेल्प करता है इन दी फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म लिख लेना, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ठीक है, यह ऊर्जा के निर्माण में मदद करता है, जो एटीपी के रूप में बनती है। ठीक है, एटीपी की फुल फॉर्म आपने लिख ही ली है, एटीपी के रूप में एनर्जी यहाँ पर बन जाती है। एटीपी इन एरोबिक रेस्पिरेशन कितना बनेगा ये भी लिख लीजिए। एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि बात करूं वायवीय श्वसन के दौरान जो ऊर्जा बनती है आपकी, वो बनती है बेटा 36 से 38 एटीपी तक। लिखते चलना जल्दी जल्दी से। और एटीपी जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान बनता है, यानी कि अवायवीय श्वसन में, वो बनते हैं मात्र 2 एटीपी, मात्र 2 एटीपी यहाँ पर बनते हैं। हाँ चंदन इसको ठीक करा देंगे। तो ये कहा जाता है जब एरोबिक रेस्पिरेशन में एटीपी बन रहा है तो वो मात्र 36 से 38 बनता है। एरोबिक मतलब जहां हम सांस ले रहे हैं ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा में, वायवीय है ऑक्सीजन होगी, और जहां पर ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होगी, मैं कहूँ कि भैया ऑक्सीजन की कमी हो रही है या बहुत कमी है या बिल्कुल है ही नहीं, उस दौरान बहुत कम एनर्जी बनती है, 2 एटीपी के मॉलिक्यूल्स बन के तैयार होते हैं। क्लियर है आप सभी को? तो इसको कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया का काम, यानी कि ये ऊर्जा संयंत्र की तरह एनर्जी बनाने में यहाँ पर मदद करता है। क्लियर? लिख रहे हो भाई सभी? इसी माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कि इट इज डबल
लेयर स्ट्रक्चर, यह भी दोहरी झिल्ली बाधित कोशिकांग है। और अगला लिखना, इट हैज या इट कंटेन्स ओन डीएनए, इसके पास भी क्या होता है, अपना स्वयं का डीएनए उपस्थित होता है। तो डीएनए यहाँ भी उपस्थित है और डीएनए आपके न्यूक्लियस में भी उपस्थित था। इसका रूप देखेंगे तो ये आपका मान लीजिए कि एक सेल है। सेल के अंदर अगर मैं बात करूं कि भाई मेरे पास एक माइटोकॉन्ड्रिया है, उसकी एक झिल्ली तो ये रही और एक अंदर ऐसे मुड़ी हुई नजर आएगी। ठीक है, कुछ इस प्रकार से अंदर की तरफ मुड़ी हुई दिखाई देती है। तो ये रूप हमारा किसका बन जाता है, एक बर्गर जैसा शेप दिख जाता है। एक बाहर की झिल्ली और एक अंदर की झिल्ली है। इसके अंदर वाली झिल्ली में ये जो आपको फोल्डिंग्स दिखाई दे रहे हैं, जो उंगली उंगली के आकार के मुड़ रहे हैं बार बार, इसको नाम दिया जाता है क्रिस्टे। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि इसकी अंदर वाली झिल्ली को क्या नाम देते हैं। आप ब्रैकेट में लिख सकते हो इनर मेम्ब्रेन। ये क्या है, ये भीतरी झिल्ली आपको नजर आ रही है। अंदर वाली झिल्ली कही जा रही है, तो बाहर वाली है ही है। और इसी पूरे हिस्से के अंदर हम क्या देखते हैं, इसी हिस्से को हम नाम देते हैं सूत्रकणिका, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। एक सेल के अंदर बहुत सारे अलग अलग ये आपको दिखाई देंगे। ठीक है, चलो बेटा, इंग्लिश की हो जाएगी क्लास आपकी, परेशान मत हो। ये वाली क्लास जो है वो आपकी अलग से बायो के सेक्शन में दिखाई दे जाएगी। और नीरज गोस्वामी जी का जन्मदिन है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जीवन में यूं ही भाई तरक्की करो, जल्दी जल्दी से अपना सिलेक्शन लो और माँ बाप का नाम भी रोशन करो आप। आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए, नोट किया सभी ने? तो इसे कहा जाता है आपका डीएनए। और यही डीएनए की अगर हम सॉरी इसकी अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहे हैं, तो इसका एक काम और लिख लेना, सेल्यूलर रेस्पिरेशन में ये मदद करेगा, कोशिकीय श्वसन में। कोशिकीय श्वसन में ये मदद करता है। ठीक है, कुछ जगह ये कैल्शियम को भी स्टोर करके रखेगा, कैल्शियम स्टोरेज में, यानी कि कैल्शियम के भंडारण में भी यह मदद करता है। तो ये छोटे छोटे से काम हैं जो हमें इस सूत्रकणिका के दिखाई देते हैं, काफी ज्यादा नंबर में ये आपको नजर आएगी। और इसी को कहा जाता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, इसी को कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है? अब बात करेंगे कि इसकी खोज किसने करी। तो इसकी खोज के लिए सबसे पहले नाम आता है रिचर्ड अल्टमान का, जिन्होंने इसको नाम दिया था बायोब्लास्ट। पहले इसका नाम यही पड़ा था, ठीक है, बायो ब्लास्ट के नाम से। और फिर बाद में बेंदा आए, इन्होंने इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहा। सूत्र कणिका, ठीक है, इन्होंने कहा ये क्या है, सूत्र कणिका यहाँ पर देखी जाएगी। क्लियर है सबको? बता दो भाई एक बार, जल्दी जल्दी से बता दो। तो ये है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया, कुछ इस प्रकार से इसकी खोज हुई और यह अपने कार्य जो है वो दिखाई देते हैं।
दिखाई देती है। सभी को ऑडियो क्लियर आ रही है? भाई आवाज सभी को साफ आ रही है? एक बार बताओ। इसको मैंने नाम दिया अंतः पृथ्वी जालिका। यह आपके केंद्रक के जस्ट आगे, जस्ट बराबर में एक जाल बना हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें हम क्या देख रहे हैं कि यह जो जाल है, मतलब नाम से ही समझ पा रहा हूँ मैम कि अगर मेरे पास ये पूरा का पूरा मान लो एक सेल होता है यहाँ पर, इस सेल के अंदर कुछ ना कुछ द्रव्य तो भरा हुआ है जिसको मैं साइटोप्लाज्म कह रही हूँ। उसी साइटोप्लाज्म के अंदर ये क्या मौजूद है? एक जाल मौजूद है। तो नाम में दिख रहा है अंतः मतलब इनर, अंदर की तरफ। एंडो वर्ड का मतलब होता है प्लाज्मा, मतलब पृथ्वी, कुछ प्लाज्मिक अंदर जो प्लाज्मा आपका बैठा हुआ है उसके अंदर है। और जालिका रेटिकुलम मतलब एक नेटवर्क इसने यहाँ पर बनाया हुआ है, एक जाल इसने यहाँ पर बनाया हुआ है। तो नाम से ही हम समझ पा रहे हैं कि ये अंतः पृथ्वी जालिका जो है वो कुछ इस प्रकार से आपकी अंदर की तरफ मौजूद होगी। और यह दो भागों में बटी हुई होती है। इट इज ऑफ टू टाइप्स। दो भाग कैसे हैं इसके? एक भाग होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि खुरदुरी अंतः पृथ्वी जालिका। ठीक है, जरा इस हिस्से को कर दें आपका। चलो, इसे कहा खुरदुरी अंतः पृथ्वी जालिका, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी जगह आपको कई बार ई आर लिखा हुआ भी मिल जाएगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। और दूसरा आता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि चिकनी अंतः पृथ्वी जालिका। स्मूथ ई आर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे कहते हैं चिकनी अंतः पृथ्वी जालिका। दोनों में अंतर आप जो नाम में देख रहे हो कुछ ऐसा ही दिखता है। ये रफ है मतलब ये खुरदुरी सतह होगी, और ये स्मूथ है मतलब इसकी सतह चिकनी आपको दिखाई देगी। यहाँ पर कुछ भी अलग से नहीं नजर आ रहा होगा। इसकी सरफेस क्या होगी वो आपको। बेटा साउंड अभी सबको आ रहा है? एक बार बताओ जरा। वॉइस में कोई समस्या नहीं है आई गेस? ठीक है ना। तो इसे कहा जाता है चिकनी अंतः पृथ्वी जालिका। चैप्टर का नाम है सेल ऑर्गेनेल्स, जिसमें हम कोशिकाओं की बात कर रहे हैं। तो रफ और स्मूथ नाम से ही समझ पा रहे हैं। अब रफ क्यों है, वो खुरदुरी क्यों है, उसकी सतह पर ऐसा क्या लगा हुआ है जो मैं बार बार उसको कह रही हूँ कि ये खुरदुरी है? इधर देखो कुछ दाने दाने से नजर आ रहे हैं, छोटे छोटे से। अब किसी की सरफेस पर अगर ऐसे छोटे छोटे से दाने हो जाएंगे तो आप यही तो कहोगे कि इसकी सरफेस जो है वो स्मूथ नहीं है, वो चिकनी नहीं है, कुछ इस प्रकार से खुरदुरी सी बन चुकी है। ये पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर क्या लगा हुआ है? कुछ दाने से नजर आ रहे हैं। अब ये दाने छोटे छोटे से जो दिख रहे हैं ये क्या है? इन्हें कहा जाता है राइबोसोम। इनको बोला जाता है राइबोसोम। मैम वॉइस नहीं आ रही है? क्यों भाई, आवाज कैसे नहीं आ रही? आवाज तो साफ है। ठीक है, तो इनको बोला जाता है राइबोसोम। और राइबोसोम भी अपने आप में एक ऐसा कोशिकांग है जो सेल के अंदर दो जगह दिखेगा। या तो वो इस पूरी सतह के ऊपर चिपका हुआ होगा, या फिर पूरे सेल में फ्रीली घूम रहा होगा। मतलब मैं अगर आपसे कहूं कि राइबोसोम कहाँ है, तो आप बोलोगे मैम दो जगह है। ये हमारे पास सेल है, इसमें कहीं छोटे छोटे से आराम से ये घूमते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये राइबोसोम है। बीच में न्यूक्लियस बैठा है। न्यूक्लियस के साइड में ये जो पूरा का पूरा जाल आपका बना हुआ है, इस जाल के ऊपर भी चिपके हुए नजर आएंगे। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये केवल यहाँ है या केवल यहाँ है, दोनों ही जगह इसकी उपस्थिति आपको नजर आ रही है। ये भी है और ये भी है, इन दोनों को ही नाम देते हैं राइबोसोम। और इसी राइबोसोम का काम होता है कि इसको प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। ये प्रोटीन बनाता है, बस इतना याद रखना कि इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तो ये प्रोटीन के निर्माण में मदद करता है, और इसी के द्वारा ये जो हमारी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन रही है, जिसके ऊपर राइबोसोम है, वो प्रोटीन बनाने का काम करती है। बोलो समझे कि नहीं समझे? ठीक है, चलिए हनुमान जी राम इसका नामकरण बदल देंगे, आप परेशान ना हो, आप लिख लें इसको। तो इसे कहा जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ के अंदर एक लाइन ऐड कर लेना, इट फॉर्म प्रोटीन। ठीक है, यह प्रोटीन संश्लेषण में मदद करती है।
और इसी के साथ जो दूसरी वाली है जिसको हम चिकनी कह रहे हैं, इसके ऊपर तो कोई अलग से नहीं लगा हुआ, ये बनाती है आपके लिपिड को। इट फॉर्म लिपिड। ये है लिपिड संश्लेषण में मदद करती है। ठीक है, तो एक लिपिड बना रहा है और दूसरा प्रोटीन बना रहा है, इसको कहा जाता है अंतःप्रद्वी जालिका, जो मुख्य तौर पे इन दोनों चीजों को बनाने में हेल्प करती है। दो प्रकार की है, एक आपकी खुरदरी हो गई और एक आपकी स्मूथ वाली हो गई। किसी को कोई डाउट यहाँ पे? हाँ भाई, किसी को कोई डाउट यहाँ पे? मैंने कहा कि ये जालिका है, एक अंदर की तरफ बिल्कुल केंद्रक के पास चिपका हुआ आपको दिखाई देता है जाल, और इसी जाल का काम क्या है कि यह यहाँ पर प्रोटीन और लिपिड के निर्माण में मदद करती है। अंदर की तरफ बैठी होगी और कुछ इस प्रकार से इसकी फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर हमें दिखाई देती है। क्या ये बात सभी को क्लियर हुई? हाँ भाई, चलो ठीक है। इसकी खोज की बात करेंगे तो नाम लिख लेना, क्लॉड और पोर्टर का। इसकी डिस्कवरी करी थी, खोज करता थे क्लॉड एंड पोर्टर। इसकी अलग से टेबल बनवाऊंगी, उसमें सारे नाम हम दोबारा से यहाँ लिखेंगे कि किस किस ने किसकी खोज करी थी। तो ये दो प्रकार के हो गए। अब समझो जरा, सेल के अंदर ना पूरा एक घर गृहस्थी चल रही होती है। मैंने एक आपसे कहा कि बेटा ये छोटा सा सेल है, ये बैठा हुआ है ब्रेन, ये तुम्हारे पिताजी या दादाजी की तरह जो सब कुछ कंट्रोल करके बैठा हुआ है। ठीक, इसके बराबर में ये जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बैठा हुआ है, इसका काम क्या होगा? ये किचन की तरह काम कर रहा है, किचन में खाना बनता है। इसने एक तरफ से प्रोटीन बना दिया, एक तरफ से लिपिड बना दिया। आप बड़े खुश कि चलो भैया किचन में खाना बन चुका है। अब किचन में खाना बन तो गया, खाना बना किसके लिए? एक पापा के लिए बना है, एक आपके लिए बना है कि भैया तुम्हें अपने कोचिंग लेके जाना है या पापा को अपने ऑफिस लेके जाना है। अब वो खाना कहाँ पहुंचेगा? कहीं तो पहुंचेगा। तो आपकी माता जी क्या करेंगी? उसके जल्दी से पैकेट बना देंगी, और पैकेट बना करके आपको दे दिया जाएगा, उसका टिफिन बांध के आपको दे दिया जाएगा कि चलो ले जाओ इसको, अब तुम्हारा खाना है तुम इसको ले जाओ। बोलो बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो मैम ऐसा ही कुछ होता है। ये मान लीजिए कि यहाँ पर ये ब्रेन था, ये पूरी अंतःप्रद्वी जालिका थी, ये किचन था, यहाँ पर खाना बन रहा था। जब खाना यहाँ पे बन गया ना, तो ये शेफ खाना बना रहा था, घर में हमने कुक लगाई हुई है भाई, बढ़िया तरीके से खाना बनवाते हैं। अब इसने जब खाना बना दिया तो माताजी दूसरी तरफ देख रही हैं, माताजी बैठ के कह रही हैं खाना बन जाए, पैकिंग मैं ही करूंगी, पैकेट बना के दूंगी मैं ही कि चलो मैंने बनाया है। ठीक है, तो माताजी क्या करती है? माताजी कहाँ बैठी है? देखो इधर देखो, इस तरफ बिल्कुल इसके सामने की तरफ एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा कुछ इस प्रकार का, इसको नाम देते हैं गोल्गी बॉडी। ठीक है, इसको हम नाम क्या देते हैं? गोल्गी बॉडी का नाम देते हैं गोल्गी बॉडी। अब मान लो कि ये जो गोल्गी काय या गोल्गी बॉडी कहा जाता है, इसका एक ही काम दिखता है। जहां तुम्हें दिखाई दे ये स्ट्रक्चर, कह देना ये पैकेजिंग करेगा, मतलब पैकेट बनाएगा और ट्रांसपोर्ट कर देगा कि चलो भैया ले जाओ फटाफट से, अपना खाना तुम्हारा रेडी हो गया है। बैठा हुआ देखता रहता है शेफ को कि अच्छा अच्छा खाना बना कि नहीं बना। बोलो जल्दी से, जल्दी जल्दी से बताओ फटाफट से, समझ पाई कि नहीं समझ पाई ये कॉन्सेप्ट की गोल्गी काय क्या है? बैक कर देंगे अभी स्लाइड को। चलिए गोसाई जी 2 मिनट है ना, पहले इसको समझो जरा कि गोल्गी काय ने तुरंत से देखा कि क्या बना है, शेफ ने क्या बनाया, जो बनाया उसके फटाफट से पैकेट बनाए और भेज दिए। तो अगला स्ट्रक्चर आता है गोल्गी काय। ये गोल्गी काय का काम ही क्या होता है कि जो भी बना है इसके पैकेजिंग और इसके ट्रांसपोर्टेशन में मदद करे। अंतःप्रद्वी जालिका ने बनाकर तैयार कर दिया, ही इज नोन एज द शेफ, कि भैया ये तो शेफ है, ये दो चीजें बना रहा है, एक प्रोटीन बना रहा है और दूसरा लिपिड बना रहा है। तो हमारी कोशिकाओं में भी एक पूरी घर गृहस्थी प्रॉपरली चल रही है, समझ के चलना बात को। ठीक है, नोट करो इसे जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखते हैं नेक्स्ट गोल की काय। चलिए क्लास का टाइटल बदल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, और बाद में तुम्हारी ये वाली पैराजंबल भी अलग से हो जाएगी, काहे परेशान होते हो। चलो क्लियर है, कोई समस्या नहीं है किसी को यहाँ पे अंतःप्रद्वी जालिका में? इसी के अंदर हमने पढ़ा फॉर्मेशन को। अगला वाला लिखेंगे जिसको नाम देते हैं गोल्गी बॉडी। हिंदी में बात करें तो गोल्गी काय कहा जाता है
इसकी डिस्कवरी या मैं कहूँ इसके खोजकर्ता कौन है, तो आप नाम देंगे कैमिलो गोल्गी का। कैमिलो गोल्गी का, ठीक है। इन्होंने इसकी खोज करी थी। ये स्ट्रक्चर दिखता कैसा है, तुम्हें एक बार दिखा देते हैं भाई। चलो देखो, ये वाला स्ट्रक्चर है, कुछ इस प्रकार की डिस्क लगी हुई होती हैं, जिसे हम नाम देते हैं आपकी, जिसे हम नाम देते हैं गोल्गी बॉडी, ठीक है। इस प्रकार की ये डिस्क होती है। इनके इन्हीं डिस्क को, ये जो दिख रही है पतली पतली सी झिल्ली, इसको नाम देते हैं सिस्टर्ने। ये नाम भी याद रखना, ये जो पतली पतली सी आपको दिख रही है ये वाली, इसको नाम दिया जाता है सिस्टर्न। और देखो क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन यहीं से पूछ लेगा कि मैम सिस्टर्न कहाँ थे और क्रिस्टे कहाँ थे। अभी इससे पहले मैंने सूत्रगणिका पढ़ा, सूत्रगणिका के अंदर हमने कहा था अंदर वाली झिल्ली मुड़ी हुई है, जिसको हमने नाम दिया था क्रिस्टे। कुछ इस प्रकार से अंदर वाली झिल्ली जो थी वो मुड़ी हुई नजर आ रही थी, तो वहां क्रिस्टे था, यहाँ सिस्टर्ने है। दोनों में डिफरेंस है, दोनों के नाम को अच्छे से हमें याद करके चलना है। आई होप दिस इज क्लियर। तो बेटा इसी को कहा जाता है सिस्टर्ने, और यही स्ट्रक्चर जो है आपका यहाँ पर बनाता है। तो आप लिख सकते हो सिस्टर्ने प्रेजेंट, इसी के साथ दे हेल्प इन पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ये पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। यह पैकेट बनाता है व ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है, ठीक है। तो ये दो मुख्य काम हमें गोल्गी काय के दिखाई दे जाते हैं। इसके अंदर क्या उपस्थित है, इसके अंदर आपका सिस्टर्न यहाँ पर मौजूद है। किसी के मन में कोई डाउट, ये हर जगह मिलेगा बेटा, प्लांट्स में भी होगा, ठीक है। ये आपको लगभग सभी यूकैरियोटिक सेल्स में दिखता है, हर जगह, फाउंड इन ऑल द यूकैरियोटिक सेल। सभी यूकैरियोटिक जीव में उपस्थित। लिख रहे हो क्या, जल्दी से बता दो विक्रम भैया, लिख लो जल्दी जल्दी से, फटाफट से नोट कर लो, काम का यही है। इसी को कहते हैं गोल्गी बॉडी। इसने क्या करा, पैकेट बना दिए, ट्रांसपोर्ट कर दिया, और ट्रांसपोर्ट करके पहुंचा दिया कि लो भाई जिसको प्रोटीन की जरूरत है प्रोटीन ले लो, जिसको यहाँ पर आपके लिपिड की जरूरत है लिपिड ले लो। और यही से क्या हो जाता है, अब लिपिड है, हमने पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन की झिल्ली किससे मिलकर बनी हुई थी, वो बनी हुई थी फॉस्फोलिपिड की। तो ये कहीं ना कहीं लिपिड के द्वारा किसका निर्माण कराएगा, यह आपके मेम्ब्रेन जेनेसिस में, मेम्ब्रेन झिल्लियों को बनाने में भी ये हेल्प करता है, क्योंकि वो लिपिड जो है बन किससे रहा था, अंतः पृथ्वी जालिका से। वही अंतः पृथ्वी जालिका क्या कराएगी, लिपिड के फॉर्मेशन में, बाद में लिपिड की मेम्ब्रेन बनाने में भी मदद करती है, ठीक है। चलिए चलो बहुत बढ़िया। क्लास तो डेली होती है ना सुबह 7 बजे, इसमें कौन सी नई इन्फॉर्मेशन, यूँ बताओ बेटा, क्लास तो डेली होती है सुबह 7 बजे। लाइजोजोम, अगला स्ट्रक्चर आता है जिसे कहते हैं लाइजोजोम। इसी लाइजोजोम को नाम दिया जाता है स्यूसाइडल बैग ऑफ द सेल, या एटम बॉम्ब ऑफ द सेल, या फिर स्कैवेंजर,
ठीक है, ये अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहेंगे, या इसको हम इसके परमाणु बम के नाम से जानते हैं, या आप इसको सफाई कर्मी भी कह सकते हैं। आप इतने सारे नाम दे रहे हो भैया, वजह क्या है? कुछ तो मसला होगा ना ऐसा। आपने कहा मैडम ये सेल है, सेल के बीच में न्यूक्लियस था, लेकिन मैं सब हटा दूं, मैंने कहा यहाँ ना एक छोटा सा ऑर्गन बैठा था, छोटा सा ऑर्गेनल बैठा हुआ था। छोटा सा ऑर्गेनल जो था उसको मैंने क्या नाम दिया? उसी को मैंने कहा लाइजोसोम। वो लाइजोसोम अंतः कोशिकीय पाचन में मदद करता है। इसका मुख्य काम क्या होता है कि ये इस कोशिका के अंदर जो भी पाचन करना होगा उसमें ये मदद करेगा, अंदर की चीजों को डाइजेस्ट करता है। क्यों? क्योंकि इसके पास कुछ ऐसे एंजाइम बनते हैं जो कि पाचन में मदद कराते हैं। अब मेरी एक छोटी सी बात सुनो, कभी कभी अगर वो एंजाइम ज्यादा मात्रा में बन जाए तो क्या होगा? भाई अंदर की चीजें तो पच ही रही थी, अंदर एंजाइम बने, अपने कोशिकांग के अंदर पचाना शुरू कर दिया, ठीक है कहानी। मान लो उनकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो इस सेल को बर्स्ट करके, इसको तोड़ करके कहाँ निकल आएंगे? बाहर निकल आएंगे। और जिस प्रकार से वो अंदर पाचन करा रहे थे, ऐसे ही बाहर पूरे सेल को खा जाते हैं कि खुद तो गया ही गया, हमें भी ले डूबा। ऐसा ही दिखाई देता है। ठीक है, इंग्लिश की क्लास जिस टाइम पर होती है उसी टाइम पर आपकी प्रॉपरली चलेगी, परेशान मत हो, पैराजम्बल ही पढ़ोगे, टेंशन मत लो। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से इंटरसेल्यूलर डाइजेशन दिखाई देता है। अंदर की जितनी भी जो एंजाइम्स होंगे, अगर वो बहुत ज्यादा मात्रा में आ गए तो आसपास की चीजों को भी खा जाते हैं। इसीलिए ये आत्महत्या करा देता है, कोशिका की सफाई कर देता है, एटम बॉम्ब है, इसलिए इस अलग अलग नाम से हम इसको यहाँ पर जानते हैं। तो आप लिख सकते हैं इट हेल्प्स इन इंट्रा सेल्यूलर digestion as it contains hydrolytic enzymes। यह अंतःकोशिकीय पाचन में मदद करता है, क्योंकि यहाँ हाइड्रोलाइटिक वर्ड का मतलब होता है जो पानी के साथ मिलकर के तोड़ दे, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम उपस्थित होते हैं। ठीक है, इसकी खोज की बात करें तो इसकी खोज करने वाले थे क्रिस्टन दवे। ठीक है, इनका नाम जो है वो याद रखना। लिख लेंगे भाई से। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ तक हमने कुछ मुख्य कोशिकांगों को पढ़ा। इसके बाद की चीज़ें कल शुरू करते हैं आप लोगों के सेम टाइम, सुबह 7 बजे वाली सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और मिलते हैं आप लोगों से कल। हैव अ वेरी गुड डे। थैंक यू सो मच।